देखो नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आपको इस चैप्टर से पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में जीएसटी कितना पे करना है। बिकॉज जीएसटी पे करने के लिए आपके पास दो कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। फर्स्ट आपके पास टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू, कि किस वैल्यू के ऊपर अपने को जीएसटी चार्ज करना है। बिकॉज जीएसटी का रेट आपके 5%, 12%, 18%, 28%, बहुत सारी रेट है। तो आपको मान लेते हैं 12% रेट एप्लीकेबल है जीएसटी का, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी चार्ज करना है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो आप जीएसटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमें जैसे लाइक वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अगर हमारी निकलती है 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर हमें 12% चार्ज करना है, दैट इज 12,000 रुपीज़। तो ये जो वैल्यू निकली है टैक्सेबल सप्लाई की ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, वो आपको कौन से चैप्टर से मिलेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई से मिलेगी। और वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको कौन से सेक्शन में डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 15 ऑफ सी जीएसटी एक्ट 2017 में आपको सारे प्रोविजंस बता रखे हैं कि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू क्या रहेगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई किस बेसिस पे आपकी जो ये वैल्यू डिटरमाइन होती है, जिस पे हमारा जीएसटी चार्ज होता है, दैट इज एड वॉलेरम बेसिस। किस पे होती है ये, एड वॉलेरम बेसिस पे होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड वॉलेरम, एड वॉलेरम मीन्स यहाँ पर जो जीएसटी आपका चार्ज होता है, जीएसटी जो चार्ज होता है वो आपका गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू पे चार्ज होता है। यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी की बेसिस पे जीएसटी नहीं लगता है, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू के ऊपर आपका क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो वैल्यू को क्या बोलते हैं, एड वॉलेरम बेसिस। तो जीएसटी इज पेबल ऑन द एड वॉलेरम बेसिस, इज दैट द जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओके देखो आपका यहाँ पर जो सेक्शन 15 है उसमें आपको डिफाइन कर रखा है कि टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू क्या रहेगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में बता रखा है कि वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू आपको लेनी है वो क्या लेनी है, ट्रांजेक्शन वैल्यू लेनी है। बट आप ये ध्यान में रखना, दिस ट्रांजेक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये जो आप ट्रांजेक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो तभी एप्लीकेबल होगी जब आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। अगर ये दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, देन इन सच केस दिस ट्रांजेक्शन वैल्यू विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओके दो कंडीशंस कौन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन है कि पार्टीज कौन, बायर एंड सेलर, दोनों अनरिलेटेड पार्टीज होनी चाहिए। दोनों पार्टीज क्या होनी चाहिए, अनरिलेटेड पार्टीज होनी चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, वी विल डिस्कस लेटर। तो आपको फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन वैल्यू आपके एक्सेप्टेबल कब होती है। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू इज एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन द टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट द पार्टीज आर नॉट रिलेटेड पार्टीज, पार्टीज क्या होनी चाहिए, अनरिलेटेड, यानी बायर और सेलर दोनों अनरिलेटेड पार्टीज होनी चाहिए। एंड सेकेंड आपकी जो कंडीशन है वो प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। प्राइस आपका क्या होना चाहिए, सोल कंसिडरेशन, सिंगल प्राइस फॉर ईच बायर, प्राइस शुड नॉट बी चेंज ऑन द चेंज इन बायर। तो यहाँ पर सोल कंसिडरेशन एक सिंगल प्राइस होनी चाहिए फॉर ईच गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एवरी बायर, हर बायर के लिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बायर चेंज हुआ आपका प्राइस चेंज हो गया, तो दैट विल नॉट बी ए सोल कंसिडरेशन। तो अगर ये दोनों कंडीशन साथ में आपकी फुलफिल होती है, देन इन सच केस आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। उस ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर आपका जीएसटी चार्ज हो जाएगा, उसे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मान लिया जाएगा। क्लियर है, बट ट्रांजेक्शन वैल्यू विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ओके ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है वो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, और ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी तभी एक्सेप्टेबल है जब दो कंडीशन से अनरिलेटेड पार्टीज एंड सोल कंसिडरेशन। देखो यहाँ पर उसके बाद ट्रांजेक्शन वैल्यू कंप्यूट कैसे करते हैं, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर सप्लायर और रेसिपिएंट दो पार्टीज होती है, सप्लायर एंड रेसिपिएंट। यहाँ पर रेसिपिएंट जितना भी अमाउंट दे रहा है उस गुड्स के लिए सप्लायर, रेसिपिएंट जितना भी अमाउंट पे कर रहा है उस गुड्स और सर्विसेज के लिए सप्लायर को, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। उस वैल्यू को हम ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। रेसिपिएंट उस गुड्स के लिए दे रहा है, दैट इज नोन एज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज।
गुड्स और सर्विसेज के लिए जितना भी वो प्राइस पे कर रहा है, कौन? रेसिपिएंट। किसको? सप्लायर को। इसके एडिशन में बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जो यहाँ पर रेसिपिएंट देता है किसको? सप्लायर को, उस गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए। लाइक रेसिपिएंट ने कोई गुड्स बाय किया है और रेसिपिएंट ने बोला कि मेरे प्रीमाइसेस तक वो गुड्स पहुँचाना, तो यहाँ पर सप्लायर ने कोई गुड्स बेचा है तो वो गुड्स का वैल्यू तो है, मान लेते हैं 50,000 रुपीज़, बट यहाँ से यहाँ तक का फ्रेट चार्जेस, आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, रेसिपिएंट के प्रीमाइसेस तक पहुंचाने का जो भाड़ा है दैट इज़ 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। तो जो बिलिंग होगी वो 50,000 प्लस 1,000 रुपीज़, टोटल कितनी हो जाएगी? 51,000। ये 1,000 रुपये कौन, क्या सप्लायर खुद बियर कर रहा है क्या, या वो रेसिपिएंट से चार्ज कर रहा है? रेसिपिएंट से चार्ज कर रहा है 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा उस गुड्स के अलावा। 1,000 रुपये वो यहाँ पर क्या कर रहा है? रेसिपिएंट से चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पर सप्लायर क्या है? टोटल रेसिपिएंट से उस गुड्स और सर्विसेज के बदले में कितना चार्ज कर रहा है? 51,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। तो ये 1,000 रुपीज़ को भी हम टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड करेंगे और इस पर भी हमारा GST चार्ज होगा। कंप्लीट है। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू निकालते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो केवल गुड्स का प्राइस नहीं आता है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सच गुड्स और सर्विसेज, तो दैट इज 50,000। इसके एडिशन में अगर कोई एक्सपेंडिचर विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द रेसिपिएंट देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, तो कौन कौन से आइटम यहाँ पर ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको जब ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी है तो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय द रेसिपिएंट फॉर सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसके ऐड में हम कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं यहाँ पर इंक्लूड करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। देखो, सबसे पहली बात करते हैं टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस अदर देन GST। GST के अलावा अगर कोई भी टैक्सेस आपसे एक्स्ट्रा चार्ज हो रहे हैं, मान लेते हैं एक्साइज ड्यूटी आपसे चार्ज हो रहा है, ऑक्टरी आपसे चार्ज हो रहा है, कोई भी एडिशनल टैक्सेस अदर देन GST में CGST, SGST, UTGST, IGST उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो कैलकुलेट करने के लिए ही तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं। हम टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उस वैल्यू के ऊपर हम GST का रेट चार्ज करने वाले हैं और GST का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो केवल GST का जो टैक्स है वो यहाँ पर हम वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसके अलावा अगर कोई टैक्स है, चाहे वो कोई सा भी टैक्स हो, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स हो, आपका ऑक्टरी हो, एक्साइज ड्यूटी, एनी अदर टैक्सेस विच इज चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट, देन इन सच केस इट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो कोई भी टैक्सेस है, कोई भी ड्यूटीज़ है, कोई भी फीस है अदर देन GST, तो दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, सेकंड, कोई भी एक्सपेंडिचर जो इंकर्ड बाय रेसिपिएंट, जो यहाँ पर पे कौन कर रहा है? रेसिपिएंट, ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। सप्लायर के बिहाफ पे एक्सपेंडिचर कौन इंकर्ड कर रहा है? रेसिपिएंट। मान लेते हैं यहाँ पर जो सप्लायर है उसने बिलिंग बनाई है 51,000 रुपीज़ की। सप्लायर ने बिलिंग कितने रुपए की बनाई है? 51,000 रुपीज़ की बिलिंग बनाई है। उसमें 50,000 रुपीज़ तो आपका गुड्स और सर्विसेज का है और 1,000 रुपीज़ आपके आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस है, जिसमें आपका गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो यहाँ पर सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला कि ये टेम्पो वाला आपके घर पे आ रहा है गुड्स को छोड़ने के लिए, तो यहाँ पर आप उस गुड्स के फ्रेट जो चार्जेस है 1,000 रुपीज़ आप डायरेक्टली उसको पे कर देना। किसको? यहाँ पर टेम्पो मैन को डायरेक्टली आप 1,000 रुपीज़ पे कर देना और 50,000 रुपीज़ आप मुझे पे कर देना। तो टोटल तो 51,000 रुपीज़ का इनवॉइस है जिसके ऊपर GST चार्ज होने वाला है। उस इनवॉइस की वैल्यू क्या है? आपकी 51,000 रुपीज़ है। बट रेसिपिएंट क्या कर रहा है? 1,000 रुपये तो किसको दे रहा है? फ्रेट के दे रहा है डायरेक्टली टेम्पो मैन को, और बाकी के 50,000 रुपये किसको पे कर रहा है? वो सप्लायर को पे कर रहा है। तो इस केस में एक्सपेंडिचर जो इंकर्ड किया है रेसिपिएंट ने 1,000 रुपये का, किसके कहने पर किया है? वो खर्चा सप्लायर के कहने पर किया है। तो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। ओके, तो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का वो पार्ट माना जाएगा और उसे इंक्लूड किया जाएगा।
ओके। सेकंड, आपका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी है कोई, अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, लाइक कमीशन का कोई चार्जेस है या पैकिंग का कोई चार्जेस है, कोई भी अदर चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, तो उसको भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे इन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड करेंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को, लाइक कमीशन। तो क्या होते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस? देखो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर, जिसमें एक्सपेंडिचर दैट इज इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट इटसेल्फ बट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। लाइक यहाँ पर मिस्टर ए सप्लायर है और उसने मिस्टर बी को माल बेचा है। मिस्टर ए सप्लायर है और रेसिपिएंट कौन है, मिस्टर बी। मिस्टर ए सप्लायर ने यहाँ पर मिस्टर सी को अपॉइंट कर रखा है एजेंट के रूप में। मिस्टर सी का काम है कि वो मार्केट से ऑर्डर्स लेके आता है और उस ऑर्डर के बदले में इसको एक फिक्स्ड कमीशन दिया जाता है। तो मिस्टर ए ने एक एजेंट को अपॉइंट कर रखा है मिस्टर सी को, जो मार्केट से ऑर्डर लेके आता है और इसको बोल रखा है कि यहाँ पर अपने 1 kg का रेट है 100 रुपीज़, उसमें से 2 रुपये आपका कमीशन रहेगा, उसमें से 2 रुपये आपका क्या रहेगा, कमीशन रहेगा। तो यहाँ पर मिस्टर सी मार्केट में गया और उसने मिस्टर बी को फाइंड आउट किया और मिस्टर बी को यहाँ पर 1000 kg की ज़रूरत थी, 1000 kg की। तो ये ऑर्डर लेके आया मिस्टर सी और वो ऑर्डर उसने किसको दे दिया, मिस्टर ए को दे दिया, और मिस्टर ए अब सप्लाई कर रहा है 1000 kg। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इंस्ट्रक्शन दी कि आप यहाँ पर 100 रुपये पर kg आपका वैल्यू है, उसमें से 98 रुपीज़ तो आप मुझे पे कर देना और 2 रुपीज़ आप डायरेक्टली मिस्टर सी को दे देना। बट ये जो पेमेंट कर रहा है रेसिपिएंट, वो किसके इंस्ट्रक्शन पे कर रहा है, सप्लायर के इंस्ट्रक्शन पे कर रहा है। उसने बोला कि 100 रुपीज़ पर kg में से आप 98 रुपीज़ तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना और 2 रुपये मेरे एजेंट को डायरेक्टली वहीं पर ही दे देना। तो ये 2 रुपये किसके कहने पे दिए जा रहे हैं, सप्लायर के कहने पे दिए जा रहे हैं। रिकवर किससे किए जा रहे हैं, रेसिपिएंट से रिकवर किए जा रहे हैं। तो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आपका जो 98 रुपीज़ है दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। उस गुड्स के लिए उसने कितना पे किया, 98 रुपीज़, और 2 रुपये जो उसने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। सप्लायर के इंस्ट्रक्शन पे उसने जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे किए हैं दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, और वो भी आपका यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। तो रेसिपिएंट ने सप्लायर के कहने पे जितने भी एक्सपेंडिचर पे किए हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू, तो वो आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम ट्रांजेक्शन वैल्यू कंप्यूट करते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसके एडिशन में अगर कोई भी टैक्सेस है तो वो आपको इंक्लूड करना है, बट अदर देन जीएसटी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है या कोई भी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। इसके अलावा इसके एडिशन में भी 2-3 एक्सपेंडिचर्स और हैं जो आपको यहाँ पर इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट देखो, कभी कभी क्या होता है, रेसिपिएंट आपको डिले पेमेंट करता है। रेसिपिएंट आपको क्या करता है, डिले पेमेंट करता है। जैसे कि अपने इनवॉइस में स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन होते हैं जब सप्लायर इशू करता है कि आपका पेमेंट 15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर 15 दिन से डिले पेमेंट आता है तो 12% पर एनम के रेट से आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट की टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिसाइडेड है, और अगर वो डिले पेमेंट करता है, 15 दिन से डिले पेमेंट करता है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज होने वाला है, इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है। तो दैट इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पेमेंट, डिलेड पेमेंट अगर यहाँ पर क्या करता है रेसिपिएंट, उस गुड्स और सर्विसेज का जो टाइम दे रखा है कि द पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन द 15 डेज, बट द रेसिपिएंट डिडंट मेड, रेसिपिएंट ने नहीं किया 15 दिन के अंदर पेमेंट, तो इस केस में उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो उस इंटरेस्ट के अमाउंट को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट सब्सिडीज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सिडीज देखो, सब्सिडीज में भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सब्सिडीज आई कहाँ से है। ये सब्सिडीज क्या गवर्नमेंट ने दी है या अदर देन गवर्नमेंट है थर्ड पार्टी से मिली है।
तो ये सब्सिडीज़ आपको ये देखनी है कि ये सब्सिडीज़ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से मिली है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए, जैसे एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए, अभी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, जैसा कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है कि आप मशीनरीज बाय करो, हम 20% आपको उसमें क्या देंगे, सब्सिडी देंगे। तो इस केस में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या थर्ड पार्टी यहाँ पर सब्सिडी दे रही है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सब्सिडी आ कहाँ से रही है। अगर आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलती है तो उस सब्सिडी को आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट अगर आपको थर्ड पार्टी से सब्सिडी मिलती है तो उसे भी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कंप्यूट करते समय इंक्लूड करेंगे और वो भी हमारी टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू माना जाएगा। कंप्लीट है। तो सब्सिडीज़ भी आपको इंक्लूड करनी है, बट सब्सिडीज़ यहाँ पर इंक्लूड करनी है या नहीं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सब्सिडी आ कहाँ से रही है, गवर्नमेंट से सब्सिडी आ रही है या अदर देन गवर्नमेंट यानी थर्ड पार्टी से आ रही है। अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है तो उसको आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा। बट अगर आपको थर्ड पार्टी से सब्सिडी मिलती है तो उसको इंक्लूड करना है। क्लियर है। तो सारे इंक्लूजन्स आपके कंप्लीट है, तो आपको इंक्लूजन क्लियर है। इसके अलावा जो भी अदर एक्सपेंडिचर से, जैसे ड्राइंग से, डिज़ाइन से, अदर जो भी उस गुड्स को बनाने के लिए अगर कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं, क्योंकि क्या होता है गुड्स को सेल करने के लिए काफ़ी डिस्काउंट भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जिसको हमें एक्सक्लूड भी करना होता है। क्या करना होता है? एक्सक्लूड। तो इंक्लूजन का हो चुका है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्लूजन्स की, कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करते समय हमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको एक्सक्लूड करना है। दैट इज़ रिसीव्ड, जो आपको यहाँ पर रेसिपिएंट से नहीं मिल पाते हैं, जो आपको यहाँ पर रेसिपिएंट से नहीं मिल पाते हैं। तो कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको हम एक्सक्लूड करेंगे? एक्सक्लूजन। इंक्लूजन की बात कर चुके हैं, पांचों एक्सपेंडिचर्स आपको इंक्लूड करने हैं। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। थर्ड, आपके कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं आपको इंक्लूड करने हैं। अगर आपके यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट पे अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है उसको इंक्लूड करना है। थर्ड पार्टी से कोई सब्सिडी मिलती है तो उसको इंक्लूड करना है। गवर्नमेंट की सब्सिडी को कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट हम एक्सक्लूजन की बात करेंगे। फर्स्ट एक्सक्लूजन जो होता है वो होता है आपका डिस्काउंट। बट डिस्काउंट में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये डिस्काउंट कब अवेलेबल करवाया सप्लायर ने। जैसे कि आप लोग जाते हैं किसी भी मार्ट वगैरह में, किसी भी मॉल में, तो वहाँ पर आपके पास ऑफर्स होते हैं कि यहाँ पर आपको डिस्काउंट 10% का फ्लैट डिस्काउंट, 10% का फ्लैट डिस्काउंट। तो यहाँ पर वो अपनी सप्लाई को प्रमोट करने के लिए ईच एंड एवरी कस्टमर को वो 10% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं। तो दैट इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट। वो क्या है? आपका ट्रेड डिस्काउंट है। सेल्स को बढ़ाने के लिए वो डिस्काउंट दिया जा रहा है, बट वो डिस्काउंट पहले से बताया जा रहा है, यानी वो गुड्स बेचने से पहले बताया जा रहा है या गुड्स बेचते समय बताया जा रहा है। तो एट और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई, आप यहाँ पर गुड्स की सप्लाई करने से पहले अगर वो डिस्काउंट बता देते हो या गुड्स की सप्लाई करते समय अगर वो डिस्काउंट बता देते हो, तब तो उस डिस्काउंट को आपको क्या करना है? लेस करना है, यानी वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा, उसको आपको लेस करते जाना है। बट अगर कोई डिस्काउंट है जो आपने सप्लाई के बाद बताया, आफ्टर सप्लाई, जैसे कि कैश डिस्काउंट, यहाँ पर सप्लाई कर दी, उसके बाद उसको बोला कि 30 डेज़ का नॉर्मल टाइम पीरियड था आपके पास पेमेंट करने के लिए, बट अगर अभी आप 10 दिन के अंदर हमको पेमेंट कर दो तो हम आपको 5% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो पैसा जल्दी लेने के लिए जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिया है, बट वो कैश डिस्काउंट सप्लाई करने के बाद में बताया है। आफ्टर सप्लाई अगर कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में से लेस नहीं होगा, उसे आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट ही मानना है, उसको इंक्लूड ही रहने देना है, आपको उसको लेस नहीं करना है। ओके, तो अगर कोई डिस्काउंट जो एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई से पहले या सप्लाई के समय बता दिया जाए, तब तो आपको यहाँ पर क्या करना है? उसको लेस करना है, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू कंप्यूट करते समय लेस करना है। बट अगर कोई डिस्काउंट जो सप्लाई करने के बाद में दिया जाता है तो उसको आपको लेस नहीं करना है, वो ऐड ही रहेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में, दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन है। अगर प्रायर एग्रीमेंट है, क्या है? प्रायर एग्रीमेंट,
किसके बीच में? पार्टीज के बीच में, बायर और सेलर के बीच में प्रायर एग्रीमेंट है, पहले से एग्रीमेंट है कि यहाँ पर अगर आप पेमेंट कर देते हो 10 दिन में, यानी सप्लाई के बाद अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 5% का कैश डिस्काउंट देंगे। तो ये ऑलरेडी अगर एग्रीमेंट है, प्रायर एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, तब तो इसको भी हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कंप्लीट है। तो यहाँ पर अगर सप्लाई करने के बाद में अगर कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको लेस नहीं करना है, पर अगर प्रायर एग्रीमेंट है तो आपको यहाँ पर लेस करना है। कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डिस्काउंट में, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, जो आपको यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, इसको क्या बोला जाता है? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। क्लियर है। तो यहाँ पर इन सबको एडलेस करने के बाद आपको इंक्लूजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सक्लूजन डिस्कस कर चुके हैं। इन सबको एक्सक्लूड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोला जाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। और इस वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी का रेट अप्लाई करना है, और जीएसटी का रेट अप्लाई करके आपको क्या निकालना है? जीएसटी का अमाउंट निकालना है। कंप्लीट है यहाँ तक। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी निकल गई, उस पर जीएसटी का रेट अप्लाई करना है और जीएसटी का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। बट ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी तभी एक्सेप्टेबल होगी जब कितनी कंडीशंस पूरी हो? 2 कंडीशंस पूरी हो। कौन कौन सी? एक तो पार्टीज़ क्या होनी चाहिए? अनरिलेटेड पार्टीज़ होनी चाहिए। और प्राइस क्या होना चाहिए? सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती है तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और इस ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तो फिर किस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाएं? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सीजीएसटी रूल्स पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? सीजीएसटी रूल्स पे। तो इफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, मीन्स इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट satisfied, that the party are the related party or the price is not the sole consideration. If any one of the condition, then in such case we will find out the transaction value through the CGST rules 2017, okay, which is mentioned from the rule number 27 to rule number 35. आपको यहाँ पर वैल्यूएशन रूल्स बता रखे हैं, रूल नंबर 27 से लेके रूल नंबर 35 तक। क्लियर है। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेटेड पार्टी क्या होता है, कि कब इसे रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पार्टीज को रिलेटेड पार्टीज कब माना जाता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्टीज को रिलेटेड पार्टीज कब माना जाता है? सप्लायर एंड रेसिपिएंट, सप्लायर है, रेसिपिएंट है, इन दोनों पार्टीज को रिलेटेड माना जाएगा अगर आपकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों एक दूसरे के बिजनेस में लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं। क्या है? लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, दोनों एक दूसरे के बिजनेस में पार्टनर हैं, तो दे आर द रिलेटेड पार्टीज। एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर है, डायरेक्टर हैं, दे आर द ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स इन द वन अनदर बिजनेस। एक दूसरे के बिजनेस में वो क्या है? ऑफिसर है, डायरेक्टर है, तो दे आर रिलेटेड पार्टी। थर्ड, अगर यहाँ पर वो सेम फैमिली के मेंबर्स हैं, सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो भी उन्हें क्या माना जाएगा? सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो भी उन्हें क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टीज। अगर यहाँ पर 2 पार्टी है, मान लेते हैं सप्लायर ए और रेसिपिएंट है बी और थर्ड पार्टी है सी, अगर दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके सी को कंट्रोल करते हैं, ए और बी दोनों मिलके किसको कंट्रोल करते हैं? सी को, मीन्स बोथ ऑफ द पार्टीज कंट्रोल टू द थर्ड पार्टी। दोनों मिलके थर्ड पार्टी को कंट्रोल करते हैं, या थर्ड पार्टी दोनों को इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करती है, इंडिविजुअली कंट्रोल करती है। अगर थर्ड पार्टी सी यहाँ पर ए को भी कंट्रोल कर रही है और बी को भी कंट्रोल कर रही है तो भी ये क्या मानी जाएगी? रिलेटेड पार्टीज मान ली जाएगी, यानी सी के बिहाफ पे ये दोनों रिलेटेड हो जाएगी। सी ए को भी कंट्रोल करता है और सी बी को भी कंट्रोल करता है, तो सी के बिहाफ पे, सी के पास दोनों का कंट्रोलिंग है, तो इस सी के बिहाफ पे ये दोनों पार्टीज क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टीज। कंप्लीट है। अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के 25% का होल्डिंग ले रखा है, 25% से ज़्यादा का होल्डिंग ले रखा है, तो इस केस में यहाँ पर इनको क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टीज। अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी का क्या ले रखा है? 25% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग ले रखी है, तो दे आर ट्रीटेड एज ए रिलेटेड पार्टीज।
ओके तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन वैल्यू कब एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ट्रांजेक्शन वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन है आप लोग की, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट पार्टीज अनरिलेटेड पार्टीज होनी चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। रिलेटेड कब होंगे अगर वो एक दूसरे के बिजनेस में पार्टनर से, ऑफिसर से, डायरेक्टर से, यहाँ पर एक दूसरे में होल्डिंग ले रखी है 25% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग ले रखी है, दोनों मिलके थर्ड पार्टी को कंट्रोल करती है, थर्ड पार्टी दोनों को इंडिविजुअली कंट्रोल करती है सेम फैमिली के मेंबर से, तो इन केसेस में वो रिलेटेड पार्टीज बन जाते हैं। और रिलेटेड पार्टी अगर वो है तो इस केस में ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी और उसके लिए हमें किस पे जाना है, CGST रूल्स को फॉलो करना है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल बुकलेट में, कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, आपको टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू कंप्यूट करनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट 2017। आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन वैल्यू कंप्यूट करनी है। देखो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या फॉर्मेट क्या रहता है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, उसमें सारे एक्सपेंडिचर्स जितने भी टैक्सेस है अदर देन GST, कोई भी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है या कोई भी आपके इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट है, अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंकर्ड रिलेटेड टू सच गुड्स और सर्विसेज, या फिर आपके यहाँ पर जितने भी इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट होता है तो दैट विल बी इंक्लूडेड। सब्सिडी अगर आपको थर्ड पार्टी से मिलती है तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो देखो इसमें सबसे पहले फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स। कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू दे रखी है, दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर गुड्स को 11 लाख रुपीज़ का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसमें इंक्लूडिंग है, देखो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है आपका GST 18% इंक्लूड है। दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है सप्लायर और रेसिपिएंट कि ये गुड्स 11 लाख रुपए का है इंक्लूडिंग GST, यानी इस 11 लाख रुपए में GST का अमाउंट भी इंक्लूड है। देखो इसके अलावा द कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू, ये जो कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू है 11 लाख रुपीज़ की, इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसमें कुछ एक्सपेंडिचर है जो इंक्लूड कर रखे हैं। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर आपको ऐसा दिख जाए जो इंक्लूड नहीं होता है जैसे डिस्काउंट, तो आपको इसको क्या कर देना है, हटा देना है उसमें से, ठीक है। तो अभी कौन कौन से एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड है, एक तो प्राइमरी पैकिंग, देखो पैकिंग करना ज़रूरी है या नहीं है, पैकिंग इट इज़ वेरी कंपलसरी, चाहे वो पैकिंग प्राइमरी पैकिंग हो, सेकेंडरी पैकिंग हो, चाहे बायर की रिक्वेस्ट पे पैकिंग हो सेफ प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में कभी बायर रिक्वेस्ट भी करता है कि आप हमारे कुछ एक्स्ट्रा पैकिंग करा देना फॉर द सेफ्टी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हमारा गुड्स खराब ना हो रास्ते में। तो सारी पैकिंग एक्सपेंडिचर यहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। सेकंड बोला है प्रोटेक्टिव पैकिंग, तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव पैकिंग गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के समय यहाँ पर एक्स्ट्रा पैकिंग करवाई जाती है, दैट इज प्रोटेक्टिव पैकिंग, तो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू और ऑलरेडी आपकी कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू का पार्ट है। तो क्या इसको हटाने की ज़रूरत है, क्या इसको लेस करने की ज़रूरत है, नहीं, ये इंक्लूड ही रहेगी। थर्ड है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस, तो देखो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस दैट इज एक्सपेंडिचर विच इज़ रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद द गुड्स। यहाँ पर जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग चार्जेस है उसे भी गुड्स की वैल्यू का पार्ट ही माना जाता है और ये इंक्लूड ही रखना है। तो इन एक्सपेंडिचर्स का आपको कोई भी यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं देना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, ओके। तो आपको यहाँ पर वर्किंग नोट्स जो बनेंगे, नीचे नोट बना के आने हैं आपको। नोट नंबर 1 की प्राइमरी पैकिंग को अपने को इंक्लूड रखना है, नेक्स्ट प्रोटेक्टिव पैकिंग को भी अपने को इंक्लूड रखना है, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस को भी इंक्लूड रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो इस कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रखा है। कमीशन पेड टू द एजेंट, कमीशन पे किया है एजेंट को, किसने पे किया, रेसिपिएंट ने पे किया, किसके कहने पे किया, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लायर। देखो जैसा कि अभी हमने बात करी कि सप्लायर के इंस्ट्रक्शन पे कोई भी खर्चा अगर कौन उठाता है, रेसिपिएंट, तो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। आपको यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रखा है, जबकि ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है और ये इंक्लूड होने चाहिए। तो यहाँ पर कितने रुपए का एक्सपेंडिचर है, 5,000 रुपये का एक्सपेंडिचर है, 5,000 रुपीज़, तो इसे 11 लाख रुपीज़ में हम इंक्लूड कर देंगे, क्लियर है। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर।
अगर कोई भी एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो फ्रैट के जो चार्जेस है, फ्रैट एक्सपेंडिचर जो पे किसने किए, रेसिपिएंट ने, ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर दैट इज 75,000 रुपीज, इट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो योर ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी 11,80,000 रुपीज। ओके, देखो स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है कि ये 11 लाख रुपए, इसमें तो जीएसटी का इंक्लूड है अमाउंट, तो पहले इसको 11 लाख को यहाँ पर एक्सक्लूडिंग जीएसटी करो, 11 लाख को यहाँ पर डिवाइड बाय 118 करके मल्टीप्लाई बाय 100, यानी आप पहले इसका क्या निकाल लो, विदाउट जीएसटी, उसके बाद आप इसमें ये ऐड करो 5,000 और 75,000। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप यहाँ पर ये जो रेसिपिएंट 5,000 पे कर रहा है या 75,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, क्या उसके ऊपर एडिशन में जीएसटी भी पे कर रहा है क्या, नहीं, ये जो पे कर रहा है वो फुल एंड फाइनल अमाउंट है, इसका मतलब जो पे कर रहा है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ भी क्या है, इंक्लूडिंग जीएसटी है, और ये वैल्यू भी इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो यहाँ पर पहले अपने को एक्सक्लूड नहीं करना है, पहले आप इंक्लूड कर दो टोटल 11,80,000, तो ये ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी टोटल आ गई इंक्लूडिंग जीएसटी आ गई। ठीक है, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए वैल्यू कितनी थी क्या पूछा जाए, वैल्यू कितनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो दिस इज द वैल्यू कम टैक्सेशन। तो यहाँ पर आपको 11,80,000 जो है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है, दैट इज इक्वल टू 118। तो आपको वैल्यू अगर निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकल के आ जाएगी। कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। From the following information, determine the value of taxable supply as per the provisions of the section 15. देखो यहाँ पर आपको दे रखा है मशीन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मशीन की वैल्यू दे रखी है 15 लाख रुपीज। साथ में बता रखा है कि इनवॉइस वैल्यू में कुछ इंक्लूड है, इनवॉइस वैल्यू में कुछ एक्सपेंडिचर आपके इंक्लूड कर रखे हैं। फर्स्ट है टैक्सेस, बट लिखा हुआ है क्लियरली अदर देन जीएसटी, अदर देन जीएसटी। तो अगर कोई भी टैक्सेस इसमें इंक्लूड है, टैक्सेस इंक्लूड है, कितने रुपए के हैं, 15,000 रुपीज़ के, बट दैट इज अदर देन जीएसटी। तो अदर देन जीएसटी तो इंक्लूड होते ही हैं सारे एक्सपेंडिचर, और ऑलरेडी इंक्लूड है तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं देना है, केवल नीचे नोट में लिख के आना है कि टैक्सेस अदर देन जीएसटी विल फॉर्म द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू एंड दिस टैक्सेस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मशीन दैट इज इन द कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू, इट इज अ फॉर्म ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू, सो नो एडजस्टमेंट विल बी डन। ओके, नेक्स्ट है वेटमेंट एंड लोडिंग चार्जेस। तो कोई भी एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डिजाइन, इंजीनियरिंग, पैकिंग, वेटमेंट, लोडिंग, या फिर कभी टेस्टिंग होती है, प्री टेस्टिंग, तो ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली है और दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। ओके, तो अगर आपका वेटमेंट है, लोडिंग चार्जेस है, तो दैट विल बी फॉर्म द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू एंड इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, पहले से इंक्लूड रखना है, तो इसका कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं देना है। प्री इंस्टॉलेशन प्लानिंग से रिलेटेड कुछ कंसल्टेंसी चार्जेस है, प्री इंस्टॉलेशन तो इंस्टॉल करनी, यानी आपको मशीन अगर लगानी है तो ये एक्सपेंडिचर करना कंपलसरी है, तो दैट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज्ड विद दैट प्रोडक्ट, तो इट विल बी इंक्लूडेड। क्लियर है। नेक्स्ट है टेस्टिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, तो ये सब भी क्या है, मैंडेटरी होते हैं एक्सपेंडिचर्स, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू। ओके, नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब जो अभी तक इसमें एडजस्ट नहीं कर रखा है। फर्स्ट, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं मानी जाती है, बट अगर आपको थर्ड पार्टी से सब्सिडी मिलती है तो दैट विल इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पर अपने को सब्सिडी किससे मिली है, ये सब्सिडी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, कितने रुपए की है, 51,000 रुपीज़ की है। तो क्या इसको आप ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है तो बिल्कुल ये इंक्लूड होगी, ये आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होगी 50,000। देखो अब इस 51,000 का क्या करना है, लेस करना है क्या,
50, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्या ये इंक्लूड है क्या इस 15 लाख में? पहले तो आप ये देखो 15 लाख में इंक्लूड है क्या? नहीं, अभी तक तो अदर है। अदर का मतलब अभी तक कोई इस 15 लाख में इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है 51,000 की, जो नहीं इंक्लूड होनी चाहिए ट्रांजेक्शन वैल्यू में, और अभी तक इंक्लूड है भी नहीं, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। सेकंड है सब्सिडी जो आपको थर्ड पार्टी से मिली है, ये इंक्लूड होनी चाहिए बट अभी तक इंक्लूड नहीं है, तो इसको क्या कर दें आप? इंक्लूड कर दें। तो इस 15 लाख रुपीज़ में इस 50,000 को आप क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली अलाउड शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस। तो देखो डिस्काउंट जो होता है, जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट यानी कोई भी डिस्काउंट जो एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाता है और सेपरेटली इनवॉइस में शो होता है, एट और बिफोर द सप्लाई दिया जाता है और सेपरेटली इनवॉइस में शो होता है, तो इस केस में उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने रुपए का है ये ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट है आपका 24,000 रुपीज़ का। तो 24,000 का ट्रेड डिस्काउंट क्या ये अभी तक लेस कर दिया है क्या? 15 लाख में से नहीं किया है, और लेस होना चाहिए क्या? यस, क्योंकि ये जो है ट्रेड डिस्काउंट क्लियरली बोल रखा है कि ये बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई है और सेपरेटली इनवॉइस में शो कर रखा है, तो इसको आप ट्रांजेक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं मानेंगे, इसको लेस करेंगे। तो 15 लाख में इस 50,000 को इंक्लूड कर दें, 24,000 को आप लेस कर दें, इसके बाद आपका कितना आ जाएगा? 15,26,000, दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। आपको टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू निकालनी है। आपको कंफर्ट फुटवियर एक रजिस्टर्ड सप्लायर है आगरा का, यहाँ पर कंफर्ट फुटवियर है ये रजिस्टर्ड सप्लायर है, जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, आगरा में है ये। हैज़ ए नॉन मूविंग स्टॉक। नॉन मूविंग स्टॉक का मतलब जो बिक नहीं रहा है, स्टॉक कितने रुपए का है? उसके पास 8 लाख रुपए का गुड्स है। ऑफ ए पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ शूज दैट आर आउट ऑफ फैशन, इट हैज़ नॉट बीन एबल टू फाइंड द मार्केट इन स्पाइट ऑफ द ह्यूज डिस्काउंट ऑफर्ड। उसने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लगा दिया, 80% फ्लैट डिस्काउंट, तो भी वो शूज़ नहीं बिक रहे हैं बिकॉज वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है। सब्सिक्वेंटली it was able to sell this stock at a very low price of ₹5 lakh to a retailer in मध्य प्रदेश। वो यहाँ पर 8 लाख की बजाय, वैसे तो नॉर्मली 8 लाख है, उसने बहुत डिस्काउंट दे दिया फिर भी नहीं बिक रहे, तो उसने फाइनली अपना स्टॉक निकालने के लिए मध्य प्रदेश में एमपी में एक रिटेलर है, उसको 5 लाख रुपए में वो गुड्स बेच दिया। क्लियर है? विद द कंडीशन दैट द रिटेलर वुड डिस्प्ले द होर्डिंग ऑफ द कंफर्ट फुटवियर। उसको ये कंडीशन दी है कि आपको कंफर्ट फुटवियर का क्या करवाना है? एक होर्डिंग्स लगवाने हैं इन ऑल द रिटेल आउटलेट्स इन द स्टेट। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। आप मुझे ये बताएं कि देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, मार्केट इतना गिर जाता है कि अपने को कम रेट में गुड्स सेल करना होता है। तो इस केस में वैसे तो 8 लाख रुपए वैल्यू है, अगर वो यहाँ पर केवल अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर्स को हटाने के लिए वो प्राइस कम कर देता कि ठीक है अपने कॉम्पिटिटर्स हट जाए, तो वो अपने कॉस्ट से कम पे सेल करने लग गया, तो इस केस में, उन केसेस में तो प्राइस आपको एक्चुअल वाली ही लेनी है। जैसे 8 लाख रुपए का प्राइस है और वो अपने कॉम्पिटिटर्स को हटाने के लिए वो गुड्स 5 लाख में बेच रहा है, तब तो टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 8 लाख ही मानी जाएगी, 8 लाख रुपीज़ ही रहेगी। बट यहाँ पर जेन्युइन केस है, यहाँ पर वो गुड्स बिक ही नहीं रहा है, नॉन मूविंग हो चुका है, ह्यूज डिस्काउंट देने के बाद भी नहीं बिक रहा है, इसके कारण यानी मार्केट ही डाउन हो गया, टेक्नोलॉजी चली गई, वो फैशन चला गया, तो इसके कारण अगर आपको कम प्राइस में वो गुड्स सेल करना पड़ रहा है, तो जिस रेट पे आप वो गुड्स सेल करोगे, जितना पैसा आपको रेसिपिएंट से मिलेगा, दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू, और उसे ही ट्रांजेक्शन वैल्यू माना जाएगा। ओके, तो इस केस में आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख रुपीज़ हो जाएगी। ओके, तो देखो इन दिस केस द सप्लायर एंड रेसिपिएंट क्या ये रिलेटेड पार्टी है क्या? रिलेटेड के कारण उन्होंने प्राइस कम करी है क्या? नहीं, कोई रिलेशन के कारण प्राइस कम नहीं करी है, फैशन चला गया उस चीज़ का, वो माल बिक नहीं रहा है इसलिए प्राइस कम करी है। ठीक है, अगर रिलेटेड होती, रिलेटेड के कारण प्राइस में वेरिएशन होता, तब तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, वो 8 लाख रुपए ही वैल्यू रहती फिर।
Although a condition is imposed on the recipient on effecting the sale that the no bearing on the contract price, in the case of the distress sale it can't be said, क्योंकि distress sale में ये नहीं कहा जा सकता है कि price is lacking the sole consideration, क्योंकि एक तरह से तो ये sole consideration नहीं रहा ना, क्योंकि 8 लाख रुपए सबके लिए प्राइस थी तो इसके लिए भी 8 लाख होनी चाहिए, बट 5 लाख मार्केट डिस्ट्रेस के कारण, मार्केट खत्म होने के कारण, तो ये मार्केट खत्म होने के कारण अगर आपको प्राइस कम देनी पड़ रही है और जो सोल कंसिडरेशन को अफेक्ट कर रहा है तो इस केस में उसको कंसिडर नहीं करेंगे, एक्चुअल में जितना पैसा उस गुड से मिला है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू. ओके, सो इन दिस केस द प्राइस ऑफ ₹5 लाख इज एक्सेप्टेड एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई. कंप्लीट है यहाँ तक, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन टैक्स पेबल. आपका कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस दे रखी है 10,56,000 की और उसमें इंक्लूड है आपके ड्राइंग डिज़ाइन इंक्लूड है, वो इंक्लूड ही रखना है, प्राइमरी पैकिंग इंक्लूड है, इंक्लूड ही रखना है, बायर की रिक्वेस्ट पे कोई प्रोडक्टिव पैकिंग करी वो भी इंक्लूड रखना है, फ्रैट और इंश्योरेंस जो है जो बायर के प्रीमाइसेस तक पहुंचाना है वो भी इंक्लूड रखना है. ये सब इंक्लूड है और इंक्लूड रखना है, यानी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करने हैं आपको इनके. इसके नीचे आपको दे रखा है डिस्काउंट है 6,000 रुपये का, वॉज गिवन बाय द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बट उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक, तो इस केस में ये डिस्काउंट आपको हटा देना है. तो आपका 10,56,000 में से ये 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट हटा देना, तो 10,50,000 आपकी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट से रिलेटेड है. काया ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रीमियम सीलिंग फैंस. It sell the fans exclusively through the distributors appointed across the country. The maximum MRP दे रखा है उसको एक फैन का 10,000 रुपीज़ का. The company sell the ceiling fans to the distributor at ₹7,000. मार्केट प्राइस क्या MRP कितना है 10,000 और वो डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में दे रहे हैं 7,000 में. GST का रेट कितना है उस पर 18%. Stock is dispatched to the distributor on the quarterly basis. The stock for a quarter being dispatched in the second week of the month preceding the relevant quarter. Okay. Additional stock is dispatched at any point of the year if the company receive a requisition to the effect from any of distributor. Company charges ₹1,000 per fan from the distributor towards packing charges. यानी जब भी रिक्वायरमेंट होती है, वैसे तो उनका टाइम पीरियड फिक्स है कि कब भेजना है क्वार्टर में, पर अगर कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो भेज सकते हैं, और इसके अलावा 1,000 रुपये पैकिंग का पर फैन वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं. कंपनी हैज़ अ पॉलिसी टू ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द फैन सप्लाई टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ए क्वार्टर इफ द डिस्ट्रीब्यूटर सेल 500 फैंस इन द प्रेसिडिंग क्वार्टर. तो यहाँ पर इनको एक पॉलिसी देती है कि अगर आप 500 फैन से ज़्यादा बेचते हो डिस्ट्रीब्यूटर को तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विच द फैंस आर सोल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर. तो जो डिस्काउंट है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं उसका 10% है. ओके. कंपनी अपॉइंट द प्रकाश सेल्स एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द 1st of April एंड डिस्पैच द 750 फैंस ऑन द 8th April एज ए स्टॉक फॉर द क्वार्टर April to June. प्रकाश सेल ए परचेज ऑर्डर 1,000 फैन विद द कंपनी फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर. तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है, पोस्ट सप्लाई अगर कोई डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेस करना है. पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इस क्वेश्चन में गिवन है अपने को. आफ्टर सप्लाई आपको ये डिस्काउंट है, बट दोनों के बीच में पहले से एग्रीमेंट था बायर और सप्लायर के बीच में कि अगर आप यहाँ पर क्वार्टर अगर 500 फैन से ज़्यादा बेचते हो तो हम आपको देंगे. तो ये दिस इज़ द ऑलरेडी एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड रेसिपिएंट. अगर ऑलरेडी एग्रीमेंट है तो इस केस में इसको भी अपने को ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं मानना है और उसको डिडक्ट करना है. कंप्लीट है यहाँ तक.